नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और पढ़ाई का एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आइए अपनी कक्षा को समय ना गंवाते हुए प्रारंभ करते हैं। आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन का क्या सिस्टम रहा उसके बारे में जानेंगे। अब जानते हैं हम लोग इस क्रम में कि सबसे पहले टॉपिक को क्लासिफिकेशन कर ले, और क्लासिफिकेशन में हम लोग जो पॉइंट जानेंगे कुछ इस तरह से जानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 पॉइंट के माध्यम से हम ऑल ओवर जितना भी सिस्टमेटिक वे में एजुकेशन का विकास हुआ है, कौन से गवर्नर आए हैं और क्या कार्य किए हैं, उस सबों को हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो आइए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे जो पहला है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो प्राच्य शिक्षा यानी प्राच्यवादी शिक्षा पर विशेष तौर पर बल दे रहा था। प्राच्य शिक्षा का मतलब क्या, जो भारत का पूर्व काल की शिक्षाएं हैं उसके तहत वेद, गीता, मनुस्मृति आदि पर वो पूर्ण फोकस कर रहा है। और उसके दरमियान देखिएगा कि भारतीयों को तेजी गति से वो चाहेगा कि पूर्व की शिक्षा को ग्रहण किया जाए। हालांकि इसका उद्देश्य ये नहीं है कि पूर्व की शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को नैतिक मान बनाना चाहता है या तो भारत को डेवलप करना चाहता है। इसका जो उद्देश्य है वो साम्राज्यवादी हित है, जो आगे हम लोग जानेंगे। तो पहला क्या है, प्राच्यवादी शिक्षा की शुरुआत किया। इसी के तत्वधान में देखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। और एशियाटिक सोसाइटी का मतलब देखिए, एंसेंट, एशियाटिक नाम से समझिए, एंसेंट काल की जो घटनाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, उसको यहाँ पे अनुवाद किया जाएगा इंग्लिश भाषा में। उसी के दरमियान देखिएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद करता है विलियम जोन्स का व्यक्ति नाम का व्यक्ति। फिर आगे उसी क्रम में देखिएगा को गीता का अनुवाद कर रहा है विल्सन नाम का व्यक्ति। फिर देखिएगा उसी कड़ी में मनुस्मृति का अनुवाद कर रहा है मैक्स मूलर नाम का व्यक्ति। और ऑल ओवर आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के सभी जो अनुवाद के कार्य किए जा रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, क्योंकि ब्रिटिश लॉ को एग्जीक्यूट करना इंडिया में काफ़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। शासन दो तरह के थे, विधान दो तरह के था, एक था फौजीदारी और एक था सिविल मामला यानी दीवानी का मामला। तो आप फौजदारी में तो ठीक है, कोई ना कोई लॉ बना देंगे, कानून बना देंगे भारतीयों पर लागू करने हेतु, लेकिन उसकी जो परंपरा है, उसकी जो रीति रिवाज है, उसमें अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय लोग आपको नीतियां से हतोत्साहित होकर आपका उल्टा विरोध कर सकते हैं। तो भारतीयों के विधानों से ही भारतीय रीति रिवाजों को निर्वहन करना, उसके कार्यों को आगे बढ़ाना, उस पर लॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके प्राचीन विधान क्या थे, उसके पूर्व का नियम कानून तत्वधान क्या थे, उन सबों को जानेंगे। और उन्हीं सब को जानने हेतु इन्होंने मनुस्मृति, गीता, वेद आदि का देखिएगा तो ये अनुवाद करेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, और फिर उसी के आधार पर चाहेगा कि हम भारतीयों पर रूल करें, उसकी आंतरिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करें, उसकी व्यवहारिक जीवन क्या है उसमें हम अपना इंटरफेरेंस करें। तो ये सब बातें हैं जो आपको जानना होगा। और देखिएगा फतवा ए आलमगीरी, एक फतवा ए आलमगीरी था, जो देखते हैं कि जो आइडियोलॉजिकली जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो इस बातों पर, फतवा ए आलमगीरी पर बहुत बल देते हैं। आलमगीरी जो था औरंगजेब का एक टाइटल था, औरंगजेब के नाम के साथ जुड़ता था। तो फतवा, कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी के प्रति फतवा जारी हो गया। तो फतवा क्या है वो तब हमें पता आएगा, तब हम जानेंगे कि फतवा होता क्या है। तो मुस्लिमों में देखते होंगे कि जो उसका जो ज्ञानी लोग होते हैं, उसका जो एक
प्रमुख होते हैं उसके अधीन शरीयत होता है, और शरीयत के रूल होते हैं, कुरान होता है, हदीस होता है, कयास होता है, इजमा होता है। इन सब के माध्यम से जो इन सब चीज़ों को जानता है उसे हम उसका प्रमुख मानते हैं। और वही अगर कोई बातों को, अगर आप किसी मुद्दे को लेकर जाते हैं इन लोगों के पास जो इस्लाम का प्रमुख है, उन लोगों के पास आप जाते हैं, तो वही जो बात जारी करता है कि इस्लाम ये कहता है, उसी को कहते हैं फतवा। फतवा जारी हो गया, यानी मुस्लिम लोगों के जो समुदाय है और उसमें मुस्लिमों का जो हेड है, जो इज्मा, कयास, कुरान, शरीयत आदि का जो जानकारी रखते हैं, उन लोगों ने जो आपके प्रति फैसला दे दिया उसी को कहते हैं फतवा। आपके प्रति यह फतवा जारी हो गया। तो ये था फतवा ए आलमगीरी। इन सबों को भी इन लोगों ने, ब्रिटिशर्सों ने अनुवाद करने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रीलिम्स का प्रश्न बन जाते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल का स्थापना कौन किया? विलियम जोन्स। विज्ञान शकुंतलम का विलियम जोन्स। और फिर गीता का भी देखिएगा अनुवाद कौन कर रहा है? विल्सन कर रहा है। उसी तरह से मनुस्मृति का मैक्स मूलर आदि कर रहे हैं। और वेद को लेकर डिस्प्यूट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अनुवाद करता थे, जिसमें विलियम जोन्स का भी कंट्रीब्यूशन में आता है। तो इस पर मैं निर्णायक स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इन सबों पर यह कहना मैं सुनिश्चित करूंगा। आगे देखिए, दूसरा है 1813 का अधिनियम। 1813 में जब ये सारी प्रोसेस गुजर गई तो 1813 में ब्रिटिश जो सरकारें थी वो क्या कहा कि हम भारतीयों के शिक्षा के लिए सालाना का 1 लाख रुपया देंगे। लेकिन 1 लाख रुपया देंगे ये बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि जो भारतीयों की शिक्षा हम देंगे उसमें भाषा क्या होगा और विषय क्या होगा। और भाषा और विषय के लेकर दो मत सामने आ गए, एक पाश्चात्यवादी और एक प्राच्यवादी। यानी एक पाश्चात्यवादी और एक प्राच्यवादी। पाश्चात्यवादी कहते हैं कि हम पश्चिमी के शिक्षा को ही प्रमोट करेंगे, पाश्चात्यवादी मतलब अंग्रेज। और जो प्राच्यवादी है वो भारतीय हैं और वो कहते हैं कि हम जो शिक्षा लेंगे वो पूर्व की शिक्षा लेंगे, जिसमें विशेष तौर पर वेद, मनुस्मृति, गीता, कुरान, मैथ्स आदि आदि चीज़ों को हम ग्रहण करेंगे। तो ये जो 1 लाख रुपया का जो प्रावधान हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि 1 लाख रुपया हम भारतीयों के शिक्षा हेतु सालाना का खर्च करेंगे, तो उसमें क्या हुआ कि भाषा के लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, विषय को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। भाषा क्या रहेगा, विषय क्या रहेगा। तो इसके तत्वधान में दो तरह की विचार आता है, और दो तरह के विचार आता है, जिसमें एक पाश्चात्यवादी है और दूसरा प्राच्यवादी है। प्राच्यवादी का कहना है कि हमें पूर्व की शिक्षा पर ही बल देना चाहिए, जिसमें नैतिकता हो, जिसमें मूल्य आधारित एजुकेशन हो। और पाश्चात्यवादी का कहना है कि आज के आधुनिक जो एजुकेशन है उसके माध्यम से ही भारत आधुनिक हो सकता है, जिसमें विशेष तौर पर अंग्रेज इस पर पूर्ण बल दे रहे हैं। तो 1813 का ये जो 1 लाख एजुकेशन पर जो खर्च होने का बजट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेश किया, ये विषय और भाषा को लेकर बातों में अवरोध रहा, जिसके कारण कोई निर्णायक स्टेटमेंट नहीं हो पाया और 1 लाख पैसा धरा पड़ा रह गया। उसी के तहत आगे देखिएगा कि 1823 में उसी बात को क्लियर करने हेतु 1823 में एक संस्था का गठन हुआ, जिसका नाम था सार्वजनिक शिक्षा समिति। अब पब्लिक एजुकेशन जो कमेटी बनी है, और ये जो कमेटी है इसमें भी अब दो तरह के लोग आए हैं। दो तरह के लोग कौन कौन आ गए हैं कि इस कमेटी में एक प्राच्यवादी लोग भी आ गए हैं और पाश्चात्यवादी भी लोग आ गए हैं। तो स्वाभाविक है कि फिर दोनों में उसी बात को लेकर मतभेद होगा और निर्णय फिर क्या होगा, नहीं होगा। आगे देखिएगा 1835 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने था तो इसको आगे बढ़ाया, और फिर इसी के दरमियान वुड्स डिस्पैच
जो चार्ल्स वुड एक व्यक्ति थे, उसी के तत्वाधान में वुड्स डिस्पैच आता है और यह अपना सिफारिश देता है कि जो आम आदमी है, वो आम आदमी का जो शिक्षा देने का जो दायित्व है वो गवर्नमेंट की है, यानी सरकारें हैं जो आम आदमी को शिक्षा देंगी। ये कौन था? ये डिस्पैच का पूरी सिफारिशें थी। हालांकि इन सबों को बात हमने पिछले कक्षा में कर चुके हैं, तो अभी हम प्रोमिनेंट पर ही बात करना अच्छा समझेंगे। ये हो गया। अब छठी में देखिए तो इसी के दरमियान आता है हंटर आयोग। और हंटर आयोग, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, मैं बता दूं, ये एक हंटर समिति था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु आया था। तो ये हंटर आयोग है, वो हंटर कमेटी था। तो उस चीज को आप समझिए। इसने क्या सिफारिश किया कि 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में ये बात सिफारिश मात्र इतना किया कि जो भारतीयों को शिक्षा दिया जाएगा वो प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से और प्राथमिक एजुकेशन से। रेले आयोग में देखिए कि रेले आयोग के अंतर्गत ही 1902 में करजन के काल में रेले कमीशन का गठन हुआ और यह कमीशन ने 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया पारित किया, यानी कहा कि भारत में भी यूनिवर्सिटी लंदन के जैसा होना चाहिए। और पहली बार इसी के तत्वाधान में पढ़ाई शुरू हुआ और सीनेट का भी प्रावधान हुआ। अब पढ़ाई शुरू हुआ तो सीनेट क्यों? तो सीनेट इसलिए कि जब आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े पैमाने पर जब एजुकेशन का हब विकसित होता है, तो उसी के तत्वाधान में, उसी के समकालीन पॉलिटिक्स भी विकसित होता है। तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उपद्रव ना फैले, इसके दमनकारी नीतियां को रोकने हेतु सीनेट का प्रावधान किया गया। आगे देखिए, सैंडलर आयोग आया 1917 में। और 1917 वह टाइम पीरियड है जिस समय वर्ल्ड वार चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। और इसी के तहत देखिएगा कि इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति था, उसी का नाम है सैंडलर आयोग। सैंडलर इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था और उसी से यह अनुमति मांगा गया कि मुझे भारतीय एजुकेशन में और भारतीय संस्थानों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनाए रखने हेतु क्या करना चाहिए, आप सिफारिश दीजिए। किससे कहा गया? सैंडलर आयोग से कहा गया कि आप सिफारिश मुझे दीजिए कि भारतीयों के जो संस्थानगत जो विश्वविद्यालय हैं या संस्थान हैं, उन संस्थानों में हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा को एज इट इज बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान लाएं, क्या करें। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही निर्णायक स्टेटमेंट था, जो कहीं ना कहीं आज तक बड़े स्तर पर चल रहा है। हालांकि आज भारत में शिक्षा नीति आई है, लेकिन अभी इस शिक्षा नीति का इतना प्रभाव भारतीय एजुकेशन में सेक्टरों में देखने को नहीं मिल रहा है, जो सैंडलर आयोग का सिफारिश जो आज तक चलता आ रहा है। तो क्या आयोग था? उन्होंने कहा कि शिक्षा को 10+2+3 कर दिया जाए, यानी स्टूडेंट पहले 10th पास करेगा, इंटरमीडिएट पास करेगा और फिर स्नातक की पढ़ाई भी उसकी पूर्ण हो जाएगी, यानी वे ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो ये किसका सिफारिश था? सैंडलर आयोग का। आपको यहाँ पे समझना है। इसी के अंतर्गत आगे देखिएगा हर्टोग आयोग आया 1927 में। बेसिकली क्या बात था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अगला सुधार ठीक है मैं करूँगा, जो कि 10 साल के बाद करेंगे, और उसी के अंतर्गत देखिएगा कि बीच में ही 8 साल बाद साइमन कमीशन का गठन हो गया और भारत भेज दिया गया। तो साइमन कमीशन के पास चूंकि बहुत सारी जिम्मेवारियां थी, तो उसने एक हार्टग आयोग का गठन किया 27 में, और साइमन कमीशन का ही एक कड़ी है। और उसको कहा गया कि उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता संपन्न बनाए रखने के लिए 10th के बाद ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को व्यवसायिक कार्यों की ओर मोड़ देना चाहिए। यानी हर्टोग आयोग का जो सिफारिश है वो किसके पर आधारित है? तो साइमन कमीशन के आधारित।
साइमन कमीशन के तत्वावधान में ही हर्टोग आयोग का गठन होता है 1927 में, और हर्टोग आयोग सिफारिश देता है। इससे लोग सिफारिश मांगते हैं कि आप बताइए कि भारतीयों के एजुकेशन में, उच्च शिक्षा के संस्थानों में, भारतीय एजुकेशन में और खासकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए हेतु रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका जो सिफारिश था कुछ इस तरह था कि 10th के बाद ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को व्यावसायिक गतिविधियों में कार्य हेतु व्यावसायिक सिलेबस ला दिया जाए। अब सोचिए, इसकी शिक्षा, इसकी सिफारिशें गलत है सही है ये अलग की बात है, लेकिन इसमें एक जो नकारात्मक बात इन्होंने कह दिया वो ये कह दिया कि ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए 10th के बाद उसका विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ दिया जाए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भेदभाव है, जो ये व्यवस्थाएं बनी है, ये जो प्रपोजल आया है, ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन प्रपोजल है। अब डिस्क्रिमिनेशन प्रपोजल है तो क्या भारतीय लोग इसका स्वागत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर लोगों में नाखुशी की भावना आएगी। इसके पीछे इसका तर्क ये था कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका रुचि नहीं होता है पढ़ाई में, और वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्ताहीन बनाते हैं। तो ऐसे में मेरा ये सिफारिश है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो विद्यार्थी आ रहे हैं उसे 10th के बाद व्यावसायिक गतिविधियों की ओर मोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि इन्होंने ये सिफारिश दिया, दिक्कत ये है कि इन्होंने कहा ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को व्यावसायिक क्षेत्रों में मोड़ दिया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, उसका रुचि है पढ़ाई में। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन प्रपोजल दिया, ये प्रावधान दिया, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसका समर्थन हम भी कर सकते हैं कि ये गलत है। तो ये ना आगे देखिए, सार्जेंट आयोग आया। इसने 1944 में सिफारिश किया लास्ट में कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों को शिक्षा देगी, और वो शिक्षा कैसे देगी? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी। यानी शिक्षा भी देगा और कंपलसरी कर दिया, और फ्री एजुकेशन भी देगा। यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, यानी जितने भी भारतीय हैं उन सबों को एजुकेशन जो दिया जाएगा वो फ्री दिया जाएगा, लेकिन तत्कालिक नहीं, तुरंत नहीं। और यहीं से प्रश्न जो कमीशन वाले हैं वो पूछ लेते हैं। कैसे प्रश्न बनाएगा कि क्या सार्जेंट आयोग ने एजुकेशन हेतु फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल किया? तो किया, लेकिन दूसरा ऑप्शन वहीं पे रहेगा कि क्या एजुकेशन तत्कालिक देना था? तो यही यहाँ पे आ जाएगा, नहीं देना था, तत्कालिक नहीं देना था। उसका सिफारिश था कि 1980-70 आते आते हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे। इस चीज को आपको समझना होगा। अब देखिए, ब्रिटिश शासन काल के दौरान शिक्षा का विकास का प्रमुख चरण कैसे कैसे रहा, उस प्रमुख चरण को जान लेते हैं। पहला चरण देखिए कि प्राच्यवादी चरण, अधोमुखी निस्यंदन, वुड्स डिस्पैच से शुरुआत का चरण। प्राच्यवादी चरण का मतलब क्या? आपको जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया। दूसरा कह रहा है अधोमुखी निस्यंदन। अधोमुखी निस्यंदन का मतलब होता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, यानी हम जो मुट्ठी भर लोगों को एजुकेटेड कर रहे हैं, वह लोग, उसकी जिम्मेवारी है कि पीछे के जितना भी भारतीय हैं उन सबों को वो शिक्षित करें। इसी को कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर हो के नीचे की ओर गिरना। अधोमुखी निस्यंदन यानी हम शिक्षा किए कुछ भारतीयों को, अंग्रेज कह रहा है इस शिक्षा नीति के तहत कि हम कुछ भारतीयों को ही शिक्षा देंगे, इंग्लिश एजुकेशन देंगे,
और वो जो है अपने पीछे वाले भाई को, पीछे वाले भारतीयों को एजुकेटेड करे, वो इसकी जिम्मेवारी है। इसी सिद्धांत को कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, अधोमुखी निस्यंदन, यानी फिल्टर हो के नीचे की ओर गिरना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। तो इस चीज को आप समझिएगा, तो अधोमुखी निस्यंदन। दूसरा है वुड्स डिस्पैच, ये मैंने बता दिया। इसी क्रम में देखिएगा कि हंटर आयोग आया, सार्जेंट आयोग आया, रेले आयोग आया, सेंटलर आयोग आया, आदि आदि आयोगों ने काम किया। लेकिन देखिएगा कि भारत पश्चिमी बुद्धि शिक्षा के रास्ते वो क्या किया कि जब पश्चिमी बुद्धि से संपर्क में आया तो भारतीय परंपरा, सिद्धांत, मूल्य, विधानों आदि पर आलोचनात्मक टिप्पणी करना शुरू कर दिया। जब आपके अंदर आलोचनात्मक शिक्षा का जब विकास हो जाता है, क्रिटिकली एजुकेशन का विकास हो जाता है, तो प्राचीन काल से, पूर्व के काल से चले आ रहे जितने भी रीति रिवाज, परंपरा, विधान, मूल्य आदि पर आप प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। और जब प्रश्न शुरू पूछना करते हैं तो इसमें स्कोप होता है कि स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवादी आदि का भावना होता है। और इसी स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के तहत लोकतंत्र का विकास होता है। और यही लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता लोगों तक पहुंचती है। तो कब, आई एम रिपीट, इसे मैं पुनः बताता हूं कि जब आप प्राच्यवादी एजुकेशन में आए और आपके अंदर आलोचनात्मक शिक्षा का विकास हुआ, तो आलोचनात्मक शिक्षा जब आपके अंदर आता है तो आप क्या करते हैं, जितना भी पूर्व के काल से, प्राचीन काल से चले आ रहे रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, सिद्धांत, विधानों, ग्रंथों आदि पर आप प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। और जब प्रश्न इन के तहत पूछना शुरू करते हैं तो उसमें स्कोप होता है सुधार के, जिसके तहत स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद की भावना होती है। और इसी के तहत स्कोप अगला होता है कि यहीं से लोकतंत्र की विकास होती है। और जब लोकतंत्र की विकास होती है तो जो पावर है, जो सत्ता का सुख है, वो जनता तक पहुंचती है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। परंपरा, सिद्धांत, विधान, व्यवस्था आदि का आलोचनात्मक दृष्टि शुरू हुआ। पश्चिम की आधुनिक विचारकों का प्रसार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद, पश्चिम की आधुनिक विचारकों मतलब क्या, मॉन्टेस्क्यू आदि आदि जो विचारक थे, मॉन्टेस्क्यू के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, गैरीवाल्डी, मेजनी, इन सब के विचारकों से लोगों ने अपनी संपर्कता बनाई। इसी रास्ते भारत में समाज सुधार, राष्ट्रवादी आंदोलन का बढ़ावा मिला और फिर लोकतांत्रिकरण का बल मिला। तो इस तरह से बातें थी। एक पॉइंट और जानिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अनुकूल परिस्थितियां निर्माण की और उस जो सभी नीतियां और परिस्थितियां था वो साम्राज्यवाद के ही अधीन था। वो भारतीयों को एजुकेशन क्यों करना चाहते हैं, अब समझिए। वो भारतीयों को वो इंग्लिश एजुकेशन से अवेयर कराना चाहते हैं। वो क्यों कराना चाहते हैं, ताकि उसके देश में जो वस्तु बहुत तेजी गति से प्रोडक्शन हो रही है, जो विनिर्मित वस्तु बन रही है, बनी बनाई वस्तु है, वो भारत में आए और भारतीयों को एक माहौल दिया जाए और भारतीय एक बाजार बने। उसकी दृष्टि हेतु ये इस तरह के सुधार कर रहे हैं, ताकि भारतीय लोग जब तक डेवलप नहीं होंगे, जब तक विलासता के जीवन जीना नहीं शुरू करेंगे, जब तक वो सुख भोग नहीं होंगे, जब तक उसके वस्तु को कैसे खरीदेंगे। उसके देश में इस एसी हो रहा है, फ्रिज बन रहा है, कूलर बन रही है, और भारतीय लोग को इन सब चीज़ों में लाने के लिए पहले उसको इंग्लिश देना होगा, ताकि उसका डिजाइन अलग तैयार हो, वो फैशनेबल बने, उसके अंदर एक मानवता के प्रति दूसरे मानवता के प्रति भेदभाव नीतियां बने। तो ये सारी व्यवस्था थी।
लेकिन इतना करने के बावजूद भी आज़ादी के बाद देखिएगा कि भारत में एजुकेटेड के जो प्रतिशत था वो 12.7% था साक्षरता दर। इतना ही साक्षरता था भारत में। जब भारत आज़ाद हुई तो कुल जो साक्षरता था वो 12.7% था। तो इस तरह से बात हो गया। और आज़ादी के बाद देखिएगा कि मात्र 1000 विद्यार्थी ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। कृषि विश्वविद्यालय के लिए मात्र एक विद्यालय था। तो इन सब चीज़ों के बाद भी भारतीयों को कहीं ना कहीं जो डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाया। तो इस तरह से हमने सिस्टमैटिक वे में पढ़ा दिया और आपको इसी तरह से याद भी रखनी है। तो आज की क्लास यहीं पे रुक जाएगी, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।